साथियों, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को रिपील करने की बात टाइम एंड अगेन की जा रही है। तो इसी विषय में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में और इसकी क्या टेक्निकलिटीज़ है, क्या प्रोसेस होता है, क्या इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। अलग अलग डायमेंशंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पूरे वीडियो का, और एक एक सिंगल स्टेटमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो एक एक लाइन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 355 में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 355 साथियों जब आप देखते हो तो यहाँ पे लिखा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट को वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, स्टेट को प्रोटेक्ट करे। किससे प्रोटेक्ट करे? तो अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये स्टेट की ड्यूटी को यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 355 में। ठीक है, और ये भी इंश्योर करे, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे कि जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 355 है। वैसे ही पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 355 का सब्जेक्ट मैटर क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल जो है इसका किस आर्टिकल से कनेक्शन है। तो इसका सीधा सा कनेक्शन है साथियों आर्टिकल 356 के साथ में। ठीक है, तो 356 में क्या लिखा है? तो 356 में लिखा है कि गवर्नर, ठीक है, गवर्नर रिपोर्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, या प्रेसिडेंट अपने बेसिस पे, जिसे सुओ मोटो कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गवर्नर अगर रिपोर्ट कर दे प्रेसिडेंट को, या प्रेसिडेंट अपने ही बेसिस पे अगर उसको लगे कि स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे? गवर्नर के कहने पे, या फिर अपनी मर्जी से भी। कब? अगर उनको लगे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली फंक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, चलो आर्टिकल 365 फिर क्या कहता है? तो आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को, जो कि काफ़ी जरूरी है, जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है, उसको फॉलो करने से अगर मना कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड से एक एक लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं आगे। तो प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज किया जाएगा तो इसके लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा। हाँ बिल्कुल प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है कि देखो, प्रेसिडेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री रूट क्या है? पार्लियामेंट का यहाँ पे क्या रूल है? तो पार्लियामेंट का रूल ये है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ये डिक्लेरेशन करेगा कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा किसी स्टेट में, तो पार्लियामेंट से 2 महीने के भीतर भीतर दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी से आपको उस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज किया जाएगा तो डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और उस डिक्लेरेशन के बाद में 2 महीने के भीतर भीतर दोनों हाउसेस से पार्लियामेंट के सिंपल मेजोरिटी से ऐसे रेजोल्यूशन को पास भी करवाना पड़ेगा। अच्छा, एक सिचुएशन बनाते हैं कि प्रेसिडेंट ने तो डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया, ठीक है, अब 2 महीने के भीतर भीतर आपको पास करवाना पड़ेगा दोनों हाउसेस से। लेकिन अगर मान लो इसी टाइम पीरियड के दौरान अगर लोकसभा सिटिंग में ना हो, या लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, कोई भी सिचुएशन ले लो। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या प्रेसिडेंट को खत्म किया जाएगा? नहीं, ऐसी सिचुएशन में कम से कम आपको राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा। कम से कम राज्यसभा से पास करवा लो, और जब भी लोकसभा की मीटिंग होगी उसकी मीटिंग के 30 दिन के भीतर भीतर आपको इससे पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस खत्म होगा। अब एक बार अगर इसको पास कर दिया जाए तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए चलेगा? तो प्रेसिडेंट रूल एक बार में 6 महीने के लिए चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसको 1 साल के लिए इंक्रीज भी किया गया था। ठीक है, अभी तो 6 महीने का टाइम पीरियड है। एक बार आपने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया, कितने टाइम तक चलेगा? 6 महीने तक। ठीक है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि इसको बढ़ा के 1 साल कर दो। ठीक है, लेकिन फिर से इसको कम कर दिया गया, 6 महीने तक लेके आ गया 44th अमेंडमेंट के साथ में। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अभी जो टाइम पीरियड है प्रेसिडेंट रूल का वो क्या है? वो 6 मंथ का है। तो ये भी आपने याद रखना है। चलिए, अब क्या इसके लिए कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड की भी बात की गई है? हाँ, मैक्सिमम टाइम पीरियड है। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है कि जब भी हम प्रेजेंट रूल की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है दोस्तों 3 ईयर्स। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि 1987 में पंजाब में इसको 5 सालों तक एक्सटेंड किया गया था, और ये अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। तो अमेंडमेंट कौन सा था?
68 नंबर का। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि वैसे तो मैक्सिमम कितना है 3 ईयर, लेकिन एक बार आपको इसका एक्सेप्शन भी देखने को मिला। एक्सेप्शन क्या था कि इसको 5 सालों तक एक्सटेंड किया जाता रहा, ठीक है, 68th अमेंडमेंट के साथ। और ये किस स्टेट की बात कर रहे हैं, पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है। चलो, अब एक बार आपने पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लिया, 6 महीने तक चला, ठीक है। अब उसके बाद में 6 महीने के बाद आपको फिर से अप्रूव करवाना पड़ेगा। लेकिन वो जो 6 महीना है आने वाला, 6 महीना बीत चुका है जब तक ये प्रेजेंट रूल लगा था, अब नया 6 महीना एक्सटेंड करवाना है आपने। अब उस दौरान मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो गया, या लोकसभा की मान लो अभी सीटिंग ही नहीं हो रही है, ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो क्या ऐसे सिचुएशन में इसको अप्रूव किया जा सकेगा? हाँ, किया जा सकता है, राज्यसभा से करवा लो, और लोकसभा की जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके 30 दिन के भीतर आपको पास करवाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो 6 महीने की हम बात कर रहे हैं, पहले 6 महीने में तो दोनों हाउसेस से आपने पास करवा लिया, लेकिन जब इसको कंटिन्यू की बात करते हैं तो आप किसी भी हाउस से इसको पास करवा सकते हो, ठीक है। और कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले 6 महीने के लिए दोनों हाउसेस से पास करवाना पड़ेगा, लेकिन फिर से अगर आपने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, मतलब 6 महीने के लिए और करना है, तो भाई किसी भी हाउस से आप पास करवा लो, ठीक है। और उसके लिए मेजोरिटी कैसी चाहिए आपको? सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है प्रेजेंट रूल के लिए वो 3 इयर्स का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा के लिए भी एक्सटेंड करना चाहते हो ना, तो सिर्फ 2 सिचुएशन में ही कर सकते हो। और वो 2 सिचुएशन कौन सी है? तो वो 2 सिचुएशन है साथियों कि या तो देश में लगा हो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, या तो देश में इमरजेंसी लगा हो, या फिर जिस स्टेट की बात करें वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा हो। देखो, नेशनल इमरजेंसी जब आप पढ़ते हो तो ये या तो पूरे देश में हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट रूल को अगर आप 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो तो उसके 2 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या है कि या तो पूरे देश में या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में नेशनल इमरजेंसी लगा हो। दूसरा क्या है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह दे कि भाई इलेक्शन करवाना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसे सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट रूल को यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन है साथियों, ये दोनों ही सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अच्छा, चलो, हमने ये अप्रूवल की बात कर ली कि 2 महीने के भीतर भीतर आपको पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो लोकसभा नहीं है तो फिर उसके लिए क्या सिचुएशन है, या फिर कंटिन्यू करवाना है तो किसी भी एक हाउस से आप पास करवा लो, बात बन जाएगी। लेकिन अगर रिवोक करना हो, अगर इसको खत्म करना हो प्रेजेंट रूल को, तो इसके लिए क्या प्रोविजन है? तो भाई इसके लिए सिंपल सा प्रोविजन है कि अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑर्डर इशू कर सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एक और प्रोक्लेमेशन इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो कि किसके लिए होगा? प्रेसिडेंट रूल को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रेसिडेंट रूल को अगर खत्म करना हो तो इसके लिए पार्लियामेंट्री रूट की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू इसको खत्म कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? और ये एक एक स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि एक बार जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखो कहाँ पे लगता है, स्टेट में लगता है ना, तो वहाँ का पूरा ये जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट होगा। तो कैसे होगा, चलो इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले कि अब जो स्टेट की गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नर है, वहाँ की एग्जीक्यूटिव है, ये सारा का सारा जो फंक्शन अभी तक कर रहे थे, ये सारा का सारा जो इनके पास पावर था, अब ये किसके पास जा सकता है? प्रेसिडेंट के पास में। इसीलिए तो प्रेसिडेंट रूल कहते हैं ना, तो ये प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में एक और यहाँ पे अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास में कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो फंक्शन था, स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है कि स्टेट के लिए कानून बनाए। तो अब ये जो कानून है ये कौन बना सकता है? ये पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है। इस इसके अलावा और यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, कोई भी अथॉरिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसको टेम्पररी सस्पेंड किया जा सकता है। ये भी अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्या इसको भी खत्म किया जा सकता है? हाँ, तो ये भी अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकती है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी, ठीक है। तो ये एक एक सिंगल यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये आपके बहुत काम के है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने देखा कि प्रेसिडेंट रूल में ये सारी की सारी जो अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, सारा का सारा जो पावर है ये किसके पास जा रहा है? प्रेसिडेंट के पास में। तो अब या तो प्रेसिडेंट उसको डायरेक्टली यूज करे, ठीक है, उस पावर को खुद ही एक स्टेट को रन करे प्रेसिडेंट रूल के दौरान, या फिर उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी दूसरे अथॉरिटी को अपॉइंट करे इस टास्क के लिए। तो जनरली होता क्या है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को इस टास्क के लिए अपॉइंट करता है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो रूल कौन करेगा, लीड कौन करेगा स्टेट को? तो गवर्नर करेगा, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। और फिर इसको एक टीम भी दी जाएगी, ठीक है, जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ऑफ
स्टेट होगा और दूसरे एडवाइजर भी अपॉइंट करे जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है इसका क्या स्टेटस होगा। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि जो कानून है वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट अगर कानून बनाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होगा, तो या तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो अगर डिसोल्यूशन वाली बात है, मतलब अगर उसको डिसॉल्व ही कर दिया तो फिर वापस से इलेक्शन होंगे। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि प्रेजेंट रूल के दौरान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो इन सच सिचुएशन फ्रेश इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ेंगे। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आपने याद रखना है। ठीक है, अब एक और चीज़ आपने याद रखना है कि पार्लियामेंट के पास फिर अब ये अथॉरिटी आ चुकी है। पार्लियामेंट के अब ये तो डिसॉल्व हो चुके हैं ना, या तो डिसॉल्व हो गया, सस्पेंड हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स पास कर सके, वो स्टेट बजट जो है उसको भी पास कर सकता है। तो ये अथॉरिटी अब पार्लियामेंट के पास आ गया। तो मतलब जो यूजुअली टास्क स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया जाता था, अब ये टास्क कौन परफॉर्म करेगा, पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब when the state legislature is the suspended or dissolved, तो अगर इस तरीके से मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड या डिसॉल्व किया जाता है तो अब कानून कौन बनाएगा। तो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि अब ये अथॉरिटी किसके पास में है, अब ये आ चुका है पार्लियामेंट के पास में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि अब ये सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, पार्लियामेंट परफॉर्म करेगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब या तो पार्लियामेंट हो सकता है, अगर मान लो कि पार्लियामेंट में भी अगर ये कानून बनाने के लिए काम नहीं है, या फिर अगर ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं कानून बनाएंगे, तो ये किसी और को भी ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं। मतलब कि पार्लियामेंट के बिहाफ पे कोई और दूसरी अथॉरिटी भी कानून बना सकती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर को अगर डिसॉल्व या सस्पेंड कर दिया जाता है प्रेसिडेंट रूल के दौरान, तो कानून अब कौन बनाएगा, तो या तो पार्लियामेंट बनाएगा या फिर ये पावर किसी और को भी पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकती है। ठीक है, तो फिर या तो पार्लियामेंट या फिर दूसरी अथॉरिटी जिसको पावर डेलीगेट किया गया है, अब इनके पास अथॉरिटी है कि वो फिर अपने तरीके से स्टेट को रन करे। ठीक है, वहाँ पे जितने ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनको वो गाइड करे, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट कि अब प्रेसिडेंट या फिर दूसरी बॉडी जिसको कि ये ऑथोराइज किया गया है कि स्टेट से रिलेटेड कानून बनाया जाए, इनके पास ये भी अथॉरिटी है, इनके पास ये भी अथॉरिटी है कि ये स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को यूज़ कर सके। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे पावर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, एक और लाइन कि अब ये जो कानून बनाए जाएंगे, अभी अभी हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है या तो सस्पेंड कर दी जाएगी प्रेसिडेंट रूल के द्वारा या फिर इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस दौरान कानून कौन बनाएगा, तो पार्लियामेंट या फिर दूसरी अथॉरिटी जिसको कि ये ऑथोराइज किया जाएगा कि आप कानून बनाओ। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो कानून बनाए जाएंगे, ये जो कानून बनाए जाएंगे, जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, ठीक है, उसका स्टेटस क्या होगा, क्या वो खत्म हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वो कंटिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, वो कंटिन्यू हो सकते हैं। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है कि उसको रिपील कर दे, उसको खत्म कर दे, या उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दे, या फिर वापस से उसी को ही री इनेक्ट कर दे। तो ये अथॉरिटी होगी स्टेट लेजिस्लेचर के पास में। ठीक है, तो ये भी लाइन अपनी याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपने देखा कि इस सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज जो हैं, इसकी पावर को तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। सारा का सारा पावर किसके पास चला गया, प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास पावर चला गया। तो अब एक ही बॉडी बचती है और वो बॉडी है हाई कोर्ट। तो क्या हाई कोर्ट के पास जो पावर्स होती है, क्या ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो स्टेट का पूरा सिस्टम तो कोलैप्स हो गया है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब बची जुडिशरी, तो क्या जुडिशरी के पावर को भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा, तो नहीं। ठीक है, ये लाइन आप याद करना, प्रेसिडेंट कैन नॉट अज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, और सस्पेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इट। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब हम एक छोटा सा करते हैं कंपैरिजन बिटवीन प्रेजेंट रूल एंड नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो एक बार साथियों आप नेशनल इमरजेंसी पढ़ लेना, अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो यहीं पे एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं नेशनल इमरजेंसी और प्रेजेंट रूल के बीच में क्या डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज होती हैं। सबसे पहले देखो, जब भी हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी की, तो इसको इम्पोज करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज हैं। तो क्राइटेरियाज है वॉर, ठीक है, क्राइटेरिया है एक्सटर्नल अग्रेशन, क्राइटेरिया है आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट रूल की, तो हमने पढ़ा कि या तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, ये इसी लेक्चर में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम अगर स्टेट नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। सेंटर ने अगर कोई ऑर्डर इशू किया, ठीक है, उसको फॉलो करने से मना कर दिया, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 365, तब भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब ये जो पोजीशन है स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट एग्जीक्यूटिव की, वो क्या होगा। ठीक है, तो जब नेशनल इमरजेंसी होता है तब तो ये ऐसे काम करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट रूल होगा तो स्टेट एग्जीक्यूटिव को भी डिसमिस कर दिया जाता है और लेजिस्लेचर को या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर डिसॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या स्टेट लिस्ट में कानून बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सके। ठीक है, क्या ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। कौन कानून यहाँ पे बनाता है? तो या तो प्रेसिडेंट या फिर जो अथॉरिटी अपॉइंट की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, वो लोग कानून बनाएंगे। और वैसे हमने देखा ही कि जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट या फिर कोई डेलीगेटेड अथॉरिटी यहाँ पे बनाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? तो नेशनल इमरजेंसी को आप इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन प्रेजेंट रूल के लिए मैक्सिमम टाइम क्या है? 3 इयर्स का है। ठीक है, और जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर जो है स्टेट और सेंटर के बीच में, ये बिल्कुल मॉडिफाई होता है। लेकिन जब प्रेजेंट रूल की बात करते हैं तो प्रेजेंट रूल तो एक स्टेट में लगेगा ना, तो वो पर्टिकुलर स्टेट और सेंटर के बीच में जो ये रिलेशन है उसमें आपको कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी स्टेट्स के बीच में जो रिलेशन है वो वैसे ही रहेंगे जो जो पहले चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हमने देखा कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट रूल की तो इसको पास करवाने के लिए या फिर इसको अप्रूव करने के लिए, मतलब कंटिन्यू करने के लिए किस टाइप की मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, ये भी आपने याद रखना है। अब देखो, जब भी हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स का डायरेक्ट जो रिलेशन है वो आपको नेशनल इमरजेंसी में देखने को मिलेगा। नेशनल इमरजेंसी जब लगेगा तो मतलब आर्टिकल 20 और 21 वाले जो राइट्स है उसको छोड़ के बाकी सभी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, उसकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, किसी और क्लास में हम देखेंगे। लेकिन 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के जो राइट्स आपको मिले हैं आर्टिकल 20 और 21 में, बाकी सभी राइट्स जो है आपके अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो प्रेसिडेंट रूल के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स की सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो अफेक्ट नहीं होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल को अगर रिवोक करना हो तो ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की तो इस केस में लोकसभा के पास ये अथॉरिटी है। ठीक है, रिवोक करने की। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 356 की, तो ये अभी तक कितनी बार यूज़ किया जा सकता है? तो ये जो ओकेजन है ये 125 से ज़्यादा बार इसको यूज़ किया जा चुका है। पहली बार इसको पंजाब में इम्पोज किया गया था 1951 में। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा चुका है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने यूपीएससी का ट्रेंड देखा हो तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे किसी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई फ्रीडम फाइटर है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है या कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जो एक हिस्टोरिकल पर्सन रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसके स्टेटमेंट को लिख के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कि ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए जी किसने ऐसा बोला था कि आर्टिकल 356 वुड रिमेन अ डेड लेटर एंड वुड बी यूज्ड ओनली एज ए मेजर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका था? ये डॉक्टर अंबेडकर का था कि आर्टिकल 356 को आप लास्ट ऑप्शन के रूप में लेके चलो, जब सिचुएशन बिल्कुल खराब हो जाए तब भी यूज़ करना है, ऐसे बार बार यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट रूल कब से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या अब देखो, अब सेंटर काफ़ी पावरफुल है। वो स्टेट में अगर मान लो दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो सेंटर की पॉलिटिकल पार्टी कोई एक्स पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट में कोई वाई है, तो क्या सेंटर अब यहाँ पे पॉलिटिकल पर्पस के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, ये तो मतलब पॉलिटिकल, अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये लक्ष्मीकांत की अगर आप बुक रीड करोगे तो वहाँ पे इस एग्जांपल की बात की गई है कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए, ठीक है, जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके ओपोनेंट हैं, ऐसे स्टेट्स में आपने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना चालू कर दी, तो ऐसे चांसेस तो हैं, मतलब इसका मिस यूज़ हो सकता है। तो अगर मिस यूज़ हो सकता है तो इसको इनवैलिड करने के लिए क्या कोर्ट के पास अथॉरिटी है, मतलब जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन है कि नहीं है? तो बिल्कुल है भाई। ठीक है, तो अगर आप 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखोगे तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन्होंने क्या बोला कि इसको चैलेंज आप नहीं कर सकते हो। याद रखना है आपने। अब ये तो कितना गलत हो गया, मतलब कि अब यहाँ पे अगर ये पोजीशन होती कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है और इसके खिलाफ आप कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकते हो, तो भाई इसका बेनिफिट क्या है? पॉलिटिकल मोटिव को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट्स को यहाँ पे
हमेशा पनिश करेगी वहाँ पे प्रेजेंट रूल लगा के, तो ये तो अपने आप में गलत होता। तो इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको गलत कर दिया गया। तो अभी करंट क्या सिचुएशन, तो करंट सिचुएशन ये है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एसआर बोमई केस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट रूल और बोमई केस जो था, ठीक है, उसमें क्या गाइडलाइंस कोर्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बोमई केस में प्रेसिडेंट रूल के बारे में क्या बोला जाता है कि प्रेसिडेंट रूल भाई अपने कब लगाना है, अगर बहुत ग्रॉस लेवल का प्रॉब्लम अराइज हो जाए। ठीक है, बहुत ही ग्रॉस लेवल का। ठीक है, अगर हम रीड करें तो कोर्ट का कहना था व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, नॉट ऑर्डिनरी ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब कि मैंने वर्ड यूज किया ग्रॉस, कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई हो। ठीक है, कि मान लो कि कोई एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आपको 51 एमएलए चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 एमएलए और आपने सरकार बना ली। ठीक है, कुछ मतलब इस लेवल का अगर कोई प्रॉब्लम है तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फिर बोम्बे केस में क्या बोलेगा कि इसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा। प्रेसिडेंट रूल अगर आप इम्पोज करते हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू अगर नहीं होगा तो यहाँ पे मिसयूज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में फिर यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा तो प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है इट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलिवेंट मटेरियल। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि प्रेसिडेंट रूल कैसे इम्पोज किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कैसे होगा, अगर गवर्नर उसको बताए कि भाई सिचुएशन खराब हो चुकी है, इम्पोज कर दो प्रेसिडेंट रूल, या फिर प्रेसिडेंट खुद अपने बेसिस पे स्टडी करके इम्पोज कर दे। तो इस प्रेसिडेंट की जो ये सेटिस्फेक्शन है ना कि हाँ सिचुएशन खराब है, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम रेलिवेंट मटेरियल। अब ये रेलिवेंट मटेरियल क्या है, कौन प्रूव करेगा, सेंटर। और कोर्ट में मान लो अगर ये मामला चले गया, ठीक है, तो कोर्ट अब यहाँ पे गवर्नमेंट का पक्ष नहीं लेगा कि नहीं, हाँ यहाँ पे रेलिवेंट मटेरियल तो नहीं था, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी सी ये चीज़ ऐड कर दो, रेलिवेंट हो गया और प्रेजेंट रूल इम्पोज कर दो। नहीं भाई, अगर गलत है तो ये कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि इसको ये नलीफाइड कर दे और वापस से प्रेसिडेंट रूल को वहाँ पे ख़त्म करके ओरिजिनल जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको वापस से पावर में वो इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए, इफ कोर्ट फाइंड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इट कैन रिस्टोर डिसमिस गवर्नमेंट एंड रिवाइव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यही लाइन मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुंबई केस में और क्या बोला गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जब हम बात करते हैं कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को या तो डिसॉल्व कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मुंबई केस में क्या बोला गया कि जब तक पार्लियामेंट अप्रूव ना कर दे, जब तक पार्लियामेंट से, हमने देखा था ना कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया 2 महीने के भीतर भीतर आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब तक खत्म ना हो ना तब तक आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये एसआर मुंबई केस में बोला गया। ठीक है, और जब तक ये अप्रूवल नहीं मिल जाता, जब तक ये अप्रूवल पार्लियामेंट से नहीं मिल जाता तब तक आप सिर्फ और सिर्फ असेंबली को सस्पेंड ही कर सकते हो, आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और अगर मान लो ये पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिला तो ऐसी सिचुएशन में वापस से फिर असेंबली को रीएक्टिवेट किया जा सकता है। फिर बोमई केस में ये भी बोला कि जैसे अगर मान लो कोई स्टेट एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स कर रही है, मतलब कोई स्टेट की गवर्नमेंट अगर वो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट काम कर रही है तो क्या 356 अप्लाई होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। दोस्तों ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है पेपर में। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस जजमेंट में कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्फिडेंस अपना गवा दे, मतलब कि मेजोरिटी अगर असेंबली में गवा दे, ठीक है, और उसको ये मौका भी ना मिले, कि वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करे, तो ये गलत होगा अपने आप में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि किसी मिनिस्ट्री या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ ये एलिगेशन लगे कि भाई तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, और आपने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया, तो ये गलत है। मतलब उसको आपको मौका देना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक आपने मौका नहीं दिया, अपने मेजोरिटी प्रूफ उनको करने का मौका नहीं दिया, तब तक आप मिनिस्ट्री को भंग नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं कर सकते, ऐसा इस जजमेंट में बोला गया था। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि सेंटर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ गई इलेक्शन के बाद में और स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या इस बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है उन स्टेट्स में, तो नहीं किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और फिर इस जजमेंट में ये भी बोला गया कि आर्टिकल 356 का ये जो यूज़ है ये हमने सिर्फ लास्ट में करना है। ठीक है, तो एसआरआई बम्बई केस के बारे में ये एक एक सिंगल सिंगल जो ये जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम एसआर बुमई केस को स्टडी करें, सरकारी कमीशन की रिपोर्ट को अगर हम स्टडी करें, तो इसको स्टडी करने के बाद कुछ हमारे पास पॉइंट्स निकल के आते हैं। वो पॉइंट्स क्या है
कि कौन कौन से प्रॉपर केसेस होंगे जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है और कौन कौन से इम्प्रॉपर केसेस होंगे जब प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना बिल्कुल उचित होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि अगर मान लो इलेक्शन के बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी ही नहीं है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दो भाई, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट रन करने के लिए मेजोरिटी चाहिए ना, मेजोरिटी है नहीं, गवर्नमेंट कैसे रन कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है कि इलेक्शन के बाद में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई भी मेजोरिटी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, और मान लो कि किसी के पास मेजोरिटी आ गई, किसी पार्टी के पास मेजोरिटी तो आ गई लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमने गवर्नमेंट ही नहीं बनानी है और कोई दूसरा कोलिशन वाली पार्टी पे आपको देखने को नहीं मिल रहा कि मिलके वो ऐसी सरकार फॉर्म करती, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अब अगर मान लो कि इलेक्शन हुए, ठीक है, और इलेक्शन में हार हो जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो पहले से पावर में थे, ठीक है, और इलेक्शन के बाद में कोई नई पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजोरिटी है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो कोई भी नहीं है ना मेजोरिटी में, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर जारी किया, कोई डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उन्होंने फॉलो करने से मना कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट काम करे, ठीक है, और अगर वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि देश की सिक्योरिटी ही अगर संकट में आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इम्प्रॉपर केसेस कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि किसी मिनिस्ट्री ने किसी मिनिस्ट्री पे ये एलिगेशन लगे कि भाई मेजोरिटी नहीं है तुम्हारे पास, चलो रिजाइन करो, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, और उसको मौका भी ना दिया जाना कि वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर सके। ठीक है, तो ये भी इम्प्रॉपर यूज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कि खुद की जजमेंट कर ली, हमने देखा ना कि प्रेसिडेंट रूल कब लगाया, कैसे लगाया जाता है, प्रेसिडेंट लगाएगा किसके कहने पे, गवर्नर के कहने पे या फिर अपने बेसिस पे भी। तो अगर मान लो गवर्नर ने अपनी असेसमेंट लगा दी कि हाँ भाई मेजोरिटी तो है ही नहीं, जैसे मान लो कोई स्टेट है वहाँ पे 100 MLA चुने जाते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए 51 MLA चाहिए, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास 70 MLA मान लो, और गवर्नर को लगता है कि भाई इनकी आपस में बनती नहीं है, और उसने सोचा कि हाँ इनके पास तो मेजोरिटी नहीं है, और वहाँ पे लगा दो प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट को बता दो कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, तो ये भी इम्प्रॉपर यूज होगा। ऐसा भी नहीं करना है, मतलब अपनी जजमेंट के बेसिस पे नहीं करना है। जो प्रॉपर सिचुएशन है उसको पहले समझा जाए कि बिल्कुल क्या मेजोरिटी है कि नहीं है, उसको प्रैक्टिकली पहले समझा जाए। अपने खुद के असेसमेंट के बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना बिल्कुल गलत होगा, या फिर ऐसा करने के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट को अगर कहे कि लगा दो अपने खुद के असेसमेंट पे, तो वो गलत होगा। ठीक है, तो ये दूसरा यहाँ पे पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जैसे हमने एक पॉइंट हमने देखा था कि इलेक्शंस होते हैं, मान लो कि एक कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो पावर में है, ठीक है, और जनरल इलेक्शन हो जाते हैं लोकसभा वाले, और वहाँ पे इनको कोई भी सीटें नहीं मिलती, तो क्या उसके बेसिस पे क्या प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है? नहीं होना चाहिए। अब असेंबली के इलेक्शन का सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, ठीक है, और लोकसभा के इलेक्शन का सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी इम्प्रॉपर होगा कि कोई स्टेट की गवर्नमेंट है, ठीक है, ऑलरेडी वो सरकार चला रही है, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में वो हार जाते हैं, तो क्या ये बेसिस होगा प्रेसिडेंट रूल का? तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मान लो कि इंटरनेट डिस्टर्बेंसेस हैं लेकिन वो बहुत बड़े लेवल का कोई सिक्योरिटी अनरेस्ट जैसी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाना चाहिए? तो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या मेल एडमिनिस्ट्रेशन या करप्शन के बेसिस पे यहाँ पे इम्पोज किया जाना चाहिए? तो नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर मान लो कि कोई स्टेट की गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में भाई पहले उनको ऑर्डर जारी कर दो कि भाई अच्छे से काम कर लो, ठीक है, एक मतलब कि उनको एक वार्निंग दे दिया जाना चाहिए, और वार्निंग आप देते नहीं सीधा प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो, तो ये भी अपने आप में गलत है। ठीक है, अब किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगाना ये भी गलत है। और लास्ट टाइम इस टॉपिक से आपने याद रखना चाहती हो कि जब हम बात करते हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इकलौता इंडिया ही है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, मतलब स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि इन दोनों देशों के जो स्टेट्स हैं इनके पास बहुत पावर है एज कम्पेयर विद जब हम बात करते हैं इंडियन स्टेट्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।